अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़। शाम फैज़ में हमेशा मुलाकात करवाती हूं आपके तमाम पसंदीदा मेहमानों से, उनके घर जाती हूं, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताती हूं कि अगर उनका किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है तो उनकी ज़िंदगी कैसी है। अगर सियासत में है तो वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, सियासत के अलावा भी तो उनकी ज़िंदगी है। मगर ख़ास तौर पर मेरे प्रोग्राम शाम फैज़ का मकसद है मुल्क में यकजहती पैदा करना, चाहे समाजी तौर पर हो, सियासी तौर पर हो, क्योंकि मुल्क के तमाम वो लोग जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जब तक वो यकजा नहीं होंगे, उनमें यकजहती नहीं होगी, हमारा प्यारा वतन आगे बढ़ नहीं सकता, तरक्की नहीं कर सकता। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, अगर मैं कौमी असम्बली की बात करूं तो उसके भी रुकन रह चुके हैं, चेयरमैन डीएमसी सेंट्रल भी रह चुके हैं साबका, और अभी की अगर मैं बात करती हूँ शुरू से ही वाबस्ता रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान से। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रेहान भाई? वेलकम करूँगी आपको अपने शो में। और हमेशा ये आपको दिखाई देते हैं ज़रा कुछ पॉलिटिकल बात करते हुए डिफरेंट इश्यूज़ पर। आज कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। बचपन से आगाज़ करना चाहेंगे कि नॉर्मली सब यही कहते हैं कि वही जो बच्चों का बचपन होता है वो गुजरा, कुछ ब्रॉडअप के बारे में बताइए, कहाँ परवरिश हुई आपकी? मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पर वो खुद तहरीक पाकिस्तान के रुकन थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के रुकन थे। अच्छा। और पाकिस्तान से उल्फत और मोहब्बत का जज्बा घर से ही हमें मिला, इनबिल्टन हुआ, जेनेटिकली ट्रांसफर्ड। स्कूलिंग मेरी हुई है मिडिल ईस्ट में। हम पाकिस्तान आने के बाद फिर मैंने फर्दर एजुकेशन कंप्लीट की और फिर एमकेएम को मैंने बाकायदा। अच्छा देखिए, वही बात है कि मैंने आगाज़ में ही कहा था मैं कोशिश करूंगी सियासत की तरफ भी आपको लाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। पहले जरा थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएं, कैसे बच्चे थे, शरारतें करते थे, बहन भाई कितने थे, कौन सा नंबर था आपका? मैं बड़ा हूँ माशाल्लाह, हम 10 बहन भाई हैं। अच्छा, और उसमें सेकंड पर हूँ मैं। 7 इंजीनियर्स हैं मेरे घर में। अच्छा। मेरे अलावा मैं थोड़ा सा निकम्मा रह गया। अच्छा, यानी आप बचपन में लेकिन वो वाले इंजीनियर थे जो बच्चे होते ही हैं, मोस्टली कहा जाता है कोई टॉय आता है तो उसके साथ वो खोल देते हैं उसे और चीजें, इस तरह के इंजीनियर थे? इस तरह तो मेरे ख्याल सारे बच्चे होते हैं क्योंकि हम मिडिल ईस्ट में बचपन गुजरा, तो मिडिल ईस्ट में एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है। पाकिस्तानियों का इज्तिमा हफ्तावार बुनियाद पर या माहाना बुनियाद पर होता है। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग थे उस वक्त हुआ करते थे, एक जगह बैठ जाया करते थे। तो एक बड़ा ही आइसोलेटेड और कन्फाइंड इन्वायरमेंट हमें मिला। और पाकिस्तान का इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था। जब हम पाकिस्तान आए तो काफी एडजस्ट करने में मसला हुआ, लेकिन वहाँ पर अच्छा था, एक अच्छा दौर गुजारा। बताइए ना कि कब किस एज में आना हुआ पाकिस्तान? तकरीबन मैं मैट्रिक में आ गया था। अच्छा। तब आया पाकिस्तान। और हमने मतलब मैं 79 से लेकर 88 तक मैं मिडिल ईस्ट में रहा, और फिर यहाँ पर आने के बाद हमने फर्दर एजुकेशन ली। मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव था। अच्छा। मुझे मौका मिला कि एक इंतहाई सीनियर पाकिस्तान ओलंपिक्स के मैनेजर भी थे वो बॉक्सिंग टीम के। मैंने पाकिस्तान आर्मी के साथ आर्मी के कैंप में बॉक्सिंग टेक्निकल ट्रेनिंग का मौका मिला। मुझे इतना डिफरेंट शौक था स्पोर्ट्स में। मिक्स मार्शल आर्ट्स में रहा मैं, बुशीबान और ताइक्वांडो से मेरा वास्ता रहा, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट्स में आप बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और दीगर जो है टेक्निक्स जो इस्तेमाल करते हैं। तो लाहौर से ताल्लुक़ था उनका बुनियादी तौर पर हमारे उस्ताद का, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। और हमारे कैंप में मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से लोग मौजूद थे। कुछ फुटबॉल खेली शुरू में, फिर हमने ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए बड़ा अच्छे एक्सपीरियंस थे वो, कि उसमें नेवी के और पाकिस्तान आर्मी के जो बॉक्सर्स थे, काफ़ी नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल की सतह पर खेलने वाले लोग, फिर उनमें से काफ़ी सिल्वर मेडल्स वगैरह लिए काफ़ी लोगों ने उन दिनों में 90s के ओलंपिक्स में। तो एक अच्छा रहा, एक अच्छा हमने बड़ा। लेकिन अब तो टाइम नहीं मिलता होगा इस तरह की एक्टिविटीज का, या कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, उसको भी तलाश कर लेते हैं? हाँ, प्रमोट करते हैं हम, कोशिश करते हैं कि नौजवान जो कि हेल्दी एक्टिविटीज में हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज में हो, वो उनको प्रमोट किया जाए। असल में अलमिया ये है कि वो टैलेंटेड नौजवान कि जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है, लेकिन वो जरिया मुआश की वजह से इतना तंग दस्ती का शिकार होता है
कि उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो या गेम खेलना हो तो उसको तय करना पड़ता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत सारा हमारा टैलेंट पाकिस्तान में ही दब के रह जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मखसूस गेम्स के ऊपर तो प्रमोशन है, स्पॉन्सरशिप है, लेकिन कुछ जो दीगर गेम्स हैं, खासतौर पे फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, उसमें उसको प्रमोट उस तरह नहीं किया जा रहा होने के बावजूद, तो वो रोजगार की तलाश में ही बेचारा उसका टैलेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि इंकरेजमेंट नहीं मिलती जब तक। अच्छा रेहान भाई, अगर बचपन की आपकी बात कर रहे हैं, उसके बाद एजुकेशन का सिलसिला जब चलता है तो उसके अंदर कुछ बच्चे होते हैं कि तालीम से भाग रहे होते हैं, कुछ होते हैं बड़े पढ़ाकू टाइप होते हैं। आप अपने आप को किस तरह का स्टूडेंट बताएंगे? एवरेज स्टूडेंट थे, किस तरह के थे? मैं पढ़ाई से भागने वाला स्टूडेंट था। अच्छा, लेकिन फिर भी क्लास में यादगार वाक़यात शेयर करें ना नाज़रीन के साथ। टॉप 10 में रहता था अलबत्ता मैं अपने स्कूल में, क्योंकि स्कूलिंग मेरी मिडिल ईस्ट की थी, तो पाकिस्तान आने के बाद मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई उस तालीम को करने में। फेडरल बोर्ड से पढ़ा था, फेडरल बोर्ड था वहाँ पे। बहुत सारी शरारतें हम उस वक्त, क्योंकि आइसोलेटेड कन्फाइंड एनवायरनमेंट था जी, तो हम फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी लाके दी थी अब वाले साहब ने जी, तो आग भी खुद लगाते थे छोटी सी जगह पर, और बुझाने की भी कोशिश खुद करते थे। अच्छा। एक इसी तरह के एक्टिविटी में आग बढ़ गई थी, तो फिर लगी भी, हाँ, हमें भी बहुत आग लगी और अब्बा ने भी ठीक ठाक सुनाई लगाई। अच्छा। तो वो एक था कि इंसिडेंट होते होते बचा, और इस तरह की बेशुमार चीजें, वो तो बचपन में बहुत सारी चीजें होती हैं। और उन दिनों में क्योंकि मिडिल ईस्ट बूम था जी, और मिडिल ईस्ट में खासतौर पे वो डेवलपमेंट के फेज से गुजर रहा था, तो बहुत सारी जगहें खाली थी डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी साइट्स होती थी। तो हम पाकिस्तानी 6-7 लड़के निकल जाया करते थे मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते थे, कभी रॉकेट बनाने का तजुर्बा कर रहे होते थे। एक्सपेरिमेंट्स जारी थे, लेकिन फिर ये बता रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ नहीं आए। हाँ, इंजीनियरिंग की तरफ इसलिए एक था नहीं, तो रुझान एजुकेशन में ज्यादा किस तरफ था उस वक्त? आपने क्या आगाज किया? मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में कराची यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने MBA के कोर्सेज किए। फिर मेरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंस में MPhil का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग साइड पे ये है कि बहुत बड़ा डेडिकेशन चाहिए। मेडिकल में और इंजीनियरिंग साइड में बड़ी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। वो शोबा ऐसा है कि उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन फिर मेरा शोबा क्योंकि रिसर्च से वाबस्ता हो गया, मैं प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह बनाता रहा। साउथ कोरियन गवर्नमेंट के कमर्शियल सेक्शन में एडवाइज़र रहा मैं काफ़ी साल, तकरीबन एक दिहाई से ज़्यादा। हमने सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हों या कस्टमाइज्ड रिसर्च रिपोर्ट्स हों, 250 से ज़्यादा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाई पाकिस्तान में बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। तो फिर ये सियासत कहाँ से आई, इस तरफ भी हम आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे। नाजरीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मज़ेदार बातें हो रही थी, क्योंकि जब हम रेहान हाशमी साहब से उनके बारे में पूछ रहे थे काम का आगाज़ किस तरह से किया, तो वो सियासत नहीं आई थी, और मैंने सोचा क्यों ना हम ही पूछ लें कि सियासत का आगाज़ कैसे हुआ सिलसिला, और ख़ासतौर पर पेरेंट्स का भी कुछ बताएँ कि किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया। देखें, पाकिस्तान की सियासत में जब मैं फ़ाल हुआ तो उसका एक कुछ ना कुछ आपका पॉइंट बनता है जी। मैं क्योंकि जब मैं डिप्लोमेटिक ट्रेड मिशन के साथ अटैच था, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार्स, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज ए मैनेजमेंट ट्रेनर जाया करता था। ठीक है। उन्हीं दिनों में MQM पाकिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन चली और तकरीबन 28 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवानों को इंगेज करना शुरू हुए और बड़े पैमाने पे वो सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। रेहान भाई इसमें कुछ साल भी मेंशन करेंगे? 2010 और 2012 की बात है, 2011-12-10 की बात है। क्योंकि मैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट जो कि नसरीन जलील साहिबा ने KMC में बनाया था और वो इदारा भी काम कर रहा था, उन्हीं दिनों में US8 के तवज्जुह से एक प्रोग्राम चल रहा था, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उन दिनों में मैं वहाँ पर अटैच हुआ था विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे या मैनेजमेंट ट्रेनर के तौर पे। तो वो जो डेलीगेशन था MQM का वहाँ पर गया और उन्होंने बात की, तो मुख्तलिफ फिर
सेमिनार्स को अटेंड करना शुरू किया एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो एक पॉइंट था जहां पर एमक्यूएम लीडरशिप ने मुझको पिक किया और इसमें बड़ा कलीदी किरदार हमने देखा, क्योंकि हालांकि फारूक सत्तार साहब अब एमक्यूएम का उस तरह हिस्सा नहीं है और बहुत सारी डिविजन्स हो गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एज अ मेंटोर मैं हमेशा से उनको लेता रहा और अभी भी मैं उनको मेंटोर के तौर पे कंसिडर करता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी शख्सियात हैं पाकिस्तानी सियासत में बिलअमूम और एमक्यूएम में बिलखुसूस जो कि एक मोटिवेटर के तौर पर हमेशा से रहे हैं। लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी इस बात को इंटरप्ट करूंगी और एक और सवाल पूछूंगी कि वैसे आपका कोई इरादा था सियासत का या ये एकदम से जिस तरह से एमक्यूएम का आप बता रहे हैं एक्सपीरियंस रहा तो उसमें आपने सियासत की? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी 2010 में ही ख़ास तौर पे हम क्योंकि जिस इदारे से मैं वाबस्ता था वहाँ पर हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें और फॉरेन इन्वेस्टर्स को के लिए फिजिबल इन्वायरमेंट क्रिएट करें या उनको फिजिबल इन्वायरमेंट मिले और रेसिप्रोकल ट्रेड एक्टिविटीज़ या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ किसी तरीके से फ़रोग़ पाएँ। उन्हीं दिनों में कराची में बिलखुसूस जो डेलीगेशंस आते थे, क्योंकि हमारी जीत ये थी कि पूरे साउथ एशियन रीजन में मुख्तलिफ ममालिक बशमूल बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ये अपने मुल्कों में जो डेलीगेशंस होते थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे, उनको इनवाइट करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अडॉप्ट करते थे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि मुल्क में सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो। उन्हीं दिनों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि इंतहाई तकलीफ दे थे। उनमें मिसाल के तौर पर डेलीगेशन का आना और कैंसिल हो जाना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जेवीज़ को ख़त्म हो जाना, कभी खोपड़ियों से गोडाउन के सामने लाशों से फुटबॉल खेलना, इस तरह के इंसिडेंट्स आते रहे। बड़ी तकलीफदेह होती थी क्योंकि वो बेसिकली को रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट कोई हो रही होती है अगर मुल्क में तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। वो मुल्क का इमेज बेहतर होना जरूरी है, मुल्क में अमन व अमान होना जरूरी है, मुल्क की जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने छुपाना है, घर हमारा है, हमें छुपानी है और अच्छी चीजें दिखानी है ताकि इमेज बिल्डिंग हो मुल्क की। तो उन दिनों में काफ़ी तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ता रहा। फिर हमने इन डेप्थ थोड़ी सी मैंने जब मालूमात की तो पता चला कि ये तो सियासी मामलात हैं और उन सियासी मामलात के नतीजे में मरने वाले लोग जिनको खुद नहीं पता कि क्यों मर रहे हैं, अगवा होने वाले लोग और सियासी चपकलिश की वजह से वो चाहे वो किसी भी जानिब से हो, वो तकलीफदेह सूरत हाल थी। क्रिटिसाइज किया करता था तो मेरे चंद दोस्तों ने कहा कि देखें क्रिटिसाइज करना सबसे आसान काम है, तनकीद करना बगैर मालूमात के तनकीद करना। तो हम भी बगैर मालूमात के बगैर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बड़ी शदीद किस्म की तनकीद किया करता था। तो एक चीज़ होती है कि एक पॉइंट आता है आपकी ज़िंदगी में जो कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हेन यू वांट टू डिलीवर समथिंग टू द कम्युनिटी, तो हमारा ऑब्टेन हो चुका था और हम दे भी रहे थे, कम्युनिटी को कुछ डिलीवर करना चाह रहे थे। उन्हीं दिनों में मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार देखो तनकीद कर रहे हो तुम, क्या तुमने अपना रोल अदा किया? हम तनकीद कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्हीं दिनों में इत्तेफाक की बात है, ये कोइंसिडेंस रहा एक कि मैं एंगेज हुआ, बाय इलेक्शन होने थे, डबल नेशनलिटी के ऊपर कुछ MNAs ने रिज़ाइन किया था। 2012 के गालिबन अक्टूबर में इलेक्शंस हुए MNA के और 5-6 महीने के लिए मैं MNA इलेक्ट हुआ। घर वालों को नहीं बताया था। अच्छा। जब इलेक्ट हो गया तो अब वालिद साहब को बताया। एतराज किसकी तरफ से ज्यादा हुआ? सारे घर वालों की तरफ से हुआ कि ये एकदम से कहां से हो गया? बड़ी शदीद मुखालफत हुई। तो हमने भी कोशिश ये की कि थोड़ा सा, मैंने कहा 6 महीने की बात है, 5 महीने की बात है, एक अटेम्प्ट करके देखूं। अच्छा। और कोशिश करूंगा कुछ करूं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत मीडियोकर्स के लिए नहीं है। ये कोई मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सियासत में ना आए। पाकिस्तान की सियासत विक्टिमाइजेशन की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत में मीडियोकर्स का गुजारा नहीं है। आपकी जिंदगी को खतरा, आपकी रेपुटेशन को खतरा, आपके फैमिली को खतरा, तो ये सारे खतरे मोलने के लिए क्या अगर जो मीडियोकर तैयार होता है तो उसको कितना उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इससे बेहतर है कि आप सोशल समाजी खिदमत करें। देखें जो समाजी खिदमत के जज्बे से सरशार नहीं होता
वो अच्छा सियासतदान भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर तो सकता। सियासत में आने के लिए जरूरी है कि आप समाज की फलाह बहबूद में इंगेज हों, वो किसी भी पैमाने पर हो, किसी भी शोबे में हो, क्लाइमेट चेंज में हो, एनवायरनमेंट में हो, MDGs के जो भी नुकात हैं उनमें से किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हो, लेकिन समाजी खिदमत होना जरूरी है। उसके बाद जाके आप चीजों को सियासत में अगर एक्टिव होना चाहें तो उसमें एक्टिव। और मैं भी आपसे कहूंगी कि हमारे प्रोग्राम को बेहतर चलते रहने के लिए ब्रेक की जरूरत है। देखते रहिए शाम फैज़। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जब हम पॉलिटिशियन से बात करते हैं ना तो उनकी रूह के अंदर सियासत समाई हुई होती है और ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें रोक लिया जाए। तो ब्रेक से पहले भी यही हुआ, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग भी जो कुछ जानना चाहते हैं रेहान हाशमी साहब के बारे में वो सारी बातें भी जान रहे होंगे। अब ज़रा कुछ इनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। जब सियासी तौर पे भी कदम रख लिया, उससे पहले क्या आगाज़ उस वक्त हो गया था आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का या उसके बाद हुआ? ज़रा शादी के बारे में बताएं, अरेंज मैरिज की, लव मैरिज की? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि सियासत मेरा शोबा नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है ना। हाँ। सियासत खिदमत के जज्बे के लिए हमने इख्तियार की। वो एक तरीका कार हो सकता है, एक मेथडोलॉजी हो सकती है, एक वे हो सकता है। प्रोफेशन बाय प्रोफेशन मेरा अपना पूरी ज़िंदगी है, लेकिन सियासत जुज़ वक्ती तौर पर है। उसमें हमने मौका फराहम किया और हम जैसे ना जाने कितने लोगों को मौके फराहम किए होंगे। वो राइट पॉइंट ऑफ टाइम की ज़रूरत है कि वो क्या मवाफिक हालात हैं या नहीं है। मुशर्रफ का दौर गोल्डन एरा था जब लोकल अर्बन सिंध से इलेक्ट होने वाले लोगों ने बेहतर तरीके से डिलीवर भी किया। जहाँ तक अपनी निजी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है तो यकीनन आम कराची वालों की तरह ही हमने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तमाम मसाइल जो कि एक आम आदमी सहता है, उन मसाइल को मैं भी सह रहा हूँ और हमारी फैमिली भी सह रही होती है। चूँकि हम पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे, तो बाकी सिबलिंग्स के लिए, बहन भाइयों के लिए पाकिस्तान में थोड़ा सा रहना, क्योंकि वो सारे इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता थे, अच्छे मुख्तलिफ शोबों में अपना एक अच्छा नाम रखते थे, तो वो तो वापस शिफ्ट हो गए। मैं पाकिस्तान में हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही रहूँगा और जो दे सकता हूँ पाकिस्तान को, जिस हद तक भी जा सकते हैं वो कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। और एक प्राइम मोटिव ये है कि और भी अच्छे लोग हम तलाश करें, उन लोगों को मोटिवेट करें, रिगार्डलेस फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें क्या मनफी असरात मुरत्तब होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। शादी ब्याह भी आम लोगों की तरह ही हुई। देखिए इस वक्त जो एक्सप्रेशंस चेंज हुए ना, कुछ शर्मीले से आए, अभी तक बड़ी सीरियस बातें हो रही थी। नहीं, ये तमाम चीजें सीरियस हैं, ये हमारी भी सीरियस है, लेकिन उस वक्त की यादें बड़ी कुछ खुशगवार होती हैं खासी, तो उसकी वजह से सही है। वो असल में जो मेरे वालिद साहब थे, जिस जगह शादी हुई वहाँ पर वो स्टेट बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया के में काम करते थे, अच्छे ओहदे पे थे, तो उनके रिलेशनशिप से हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। और बेगम सियासत के हवाले से ख़ास नाला रहती हैं और काफ़ी खाइफ भी रहते हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने बात तो फिर गोल कर दी ना, हमें बताया नहीं है। हमारे नाजरीन भी बेचैन है ये जानने के लिए अब तो बेचैनी तो रहे ना, तो अरेंज मैरिज हुई है? नहीं, वो अरेंज, सॉर्ट ऑफ अरेंज मैरिज, क्योंकि एक फैमिली टर्म्स तो थे, इंटरेक्शन तो था। मुझे नहीं मालूम कि उसमें कौन से ऐसी बारीक नुकात हैं जिसको हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लव मैरिज कहलाएगी या अरेंज मैरिज कहलाएगी, क्योंकि आपका फैमिली का इंटरेक्शन होता है तो आपका खुद का इंटरेक्शन भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन आम पाकिस्तानियों की तरह, खास तौर पर आम कराचीआइट की तरह जिंदगी के वो तमाम चीज़ों को सहते हुए आगे बढ़ रही है जिंदगी। अच्छा, देखिए वही बातें, इन्होंने बातों को बड़ा घुमाया फिराया, लेकिन अब मैं तो ये कहूँगी आप लोगों से कि जितना मैं कोशिश कर सकती थी मैंने कोशिश की। अच्छा रेहान भाई, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बहुत कम बचा है, मैं चाहूँगी हमारे प्रोग्राम के लिए, चैनल के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आवाम को दीजिए। आपके प्रोग्राम का आगाज़ और इसके मकासद जो मुहर्रिकात हैं वो पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड करना है और पाकिस्तान में अफ़हाम तफ़हीम की फ़िज़ा पैदा करना है। यही सबसे बड़ा एजेंडा है आपके प्रोग्राम का। बेस्ट ऑफ लक। और मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है
कि ये एजेंडा लेके पाकिस्तान के चैनल्स, पाकिस्तान के दीगर चैनल्स भी लेकर चलें, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट बनना ज़रूरी है मीडिया का, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो ना करने की वजह से और आज़ाद फ़िज़ाओं में उड़ने की वजह से ही पाकिस्तान का इमेज जिस तरह जा रहा है दुनिया भर में, वो मेरा ख्याल है आप जो काम कर रहे हैं वो वही काम है असल में पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और गिफ्ट है जो हमारी याद दिलाता रहेगा मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको हमारी बड़ी नवाजिश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये एक और गिफ्ट है मेरी टीम की तरफ से, शाम फैज़ की और फैज़ नेटवर्क की तरफ से। थैंक यू। नाज़रीन, यकीनन आपने हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम शाम फैज़ पसंद किया होगा। अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।